हेलो स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास फंक्शंस का टॉपिक का जो बेसिक है, जो यूज होगा आपका 11th क्लास का, वो आपको अब रिमाइंड करवाया जाएगा इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का जो बेसिक ऑफ फंक्शंस है बेटे, वो हम स्टडी करेंगे। आप तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो होता है बेटे, वो एक तरीके से एक प्रकार का रिलेशन ही होता है। तो जो रिलेशन की आपने बेसिक डेफिनेशन की हुई है ना, उस रिलेशन के ऊपर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में आपने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं, और उन कंडीशंस के द्वारा जो स्पेशल टाइप का वो जो रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए की सेट बी के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसका जो सबसेट होगा। लेकिन वो जो सबसेट होगा किस तरीके से, ठीक है, तो ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल, एक रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ए एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, यानी कि वो रिलेशन जिसमें सेट ए का सेट बी के साथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट एसोसिएट हो, उस टाइप की रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, in other words, a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct ordered pairs in f have same first element। यानी कि यहाँ पे जो ये वाली आपको डेफिनेशन बताई है ना, वही डेफिनेशन यहाँ पे रिलेशन की फॉर्म में बता दी गई है। ठीक है, तो अगर फंक्शन है सेट ए से सेट बी पर, एंड अब क्योंकि आपको पता है कि हर एक फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन को आपको पता है, रिलेशन को आप बहुत सारे तरीक़ों से दिखा सकते हो। रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हो, एरो डायग्राम की हेल्प से दिखा सकते हो, ग्राफ की हेल्प से दिखा सकते हो। ठीक है ना, तो अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखें, अगर फंक्शन है सेट ए से सेट बी पर, और ये वाला एक्स वाई का ऑर्डर पेयर किस में है, अगर एफ में, ठीक है, तो हम इसको, ये जो ऑर्डर पेयर है ना, इस ऑर्डर पेयर को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर आप एरो डायग्राम की हेल्प से इस बात को देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए सेट में कोई भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और बी सेट में भी एलिमेंट्स हैं। तो ए सेट का एक जनरल एलिमेंट है एक्स, उस एक्स के ऊपर जब आपने एफ ऑपरेट किया तो क्या मिल गया आपको, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ये एफ और एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये है कि जो ये जो एलिमेंट एक्स है ना, इसके ऊपर जब आपने एफ ऑपरेट किया तो आपको वाई मिल गया। इस पॉइंट को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फंक्शन को आप एज ए मशीन ट्रीट कर सकते हो। मशीन में क्या डाल लिया आपने यहाँ पे, इनपुट, उस इनपुट का क्या नाम है, एक्स। तो इनपुट डाल लिया आपने एक्स, फिर जो मशीन होगी यानी जो फंक्शन होगा वो उसके ऊपर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ऑपरेशन कर अप्लाई होंगे, तो फिर आउटपुट मिलेगी। मशीन में इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगी, और जो प्रोसेसिंग होगी मशीन में वो क्या आपका फंक्शन है। तो एक्स के ऊपर जब एफ ऑपरेट हुआ तो क्या मिल गया आपको, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को आपने क्या नाम दे दिया, वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बात बताई गई है ना आपको, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एफ और एक्स आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है बेटे, एफ ऑफ एक्स है, ऐसे स्टडी करोगे आप इसको। फिर यहाँ पे ऐसे बना रखा है ये कि फंक्शन सर्कल के अंदर, फिर बाहर रिलेशन। इसका मतलब ये है कि जो हर एक जो फंक्शन होता है ना, वो क्या होगा, रिलेशन होगा। लेकिन हर एक रिलेशन जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, फंक्शन हो। अगर एक एफ फंक्शन है फ्रॉम सेट ए से सेट बी पर, तो ये नोटेशन के हिसाब से ना इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से, ये वाली नोटेशन यूज़ कर लो या फिर ये वाली नोटेशन यूज़ कर लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एफ इज ए फंक्शन, सच दैट का साइन है ये, सच दैट की जगह पे फ्रॉम भी कह सकते हो यहाँ पर। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट जो है वो एसोसिएट हो रहा है सेट बी के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ। तो डोमेन क्या होती थी रिलेशन की, पहले अगर रिलेशन जो होता है आपका ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ए सेट के ए का सबसेट होता था ना रिलेशन की डोमेन, जो एलिमेंट एसोसिएट होते थे बी सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ। बट यहाँ पे फंक्शन की जो आपने डेफिनेशन करी है उसमें ए सेट का हर एक एलिमेंट एसोसिएट है, इस वजह से डोमेन क्या हो जाएगी, पूरे का पूरा सेट ए आ जाएगी। कोडोमेन वही होएगी जो रिलेशन की होती है, और रेंज क्या होगी, कोडोमेन का सबसेट, यानी कि कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट का सबसेट जो होगा रेंज कहलाएगा, जो कि डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की क्या है, इमेज है। ठीक है, इसके बाद है जो आपका जो ये फंक्शन होता है ना, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, एक होती है रोस्टर फॉर्म, ये आपको रिलेशन में भी बताया गया था।
रोस्टर फॉर्म क्या होती है? इन दिस फॉर्म ए फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग्स टू द गिवन फंक्शन। यानी कि आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म जो होता है ना वो सेट की फॉर्म होती है, उसमें हर एक एलिमेंट की क्या बनाई जाती है? लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो वही बताया गया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक सेट है एक्स, उसमें 4 एलिमेंट, एक सेट है वाई है, उसमें ये वाले एलिमेंट हैं। ठीक है, और एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है सेट एक्स से सेट वाई पर। फंक्शन क्या है? इज लेस देन। फंक्शन क्या है यहाँ पे आपका? इज लेस देन 4। ठीक है, फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। देन एफ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखना है यहाँ पे जीरो किसके साथ एसोसिएट होगा? वाई के। किस एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा? उसके साथ होगा जिसमें जो जीरो होगा, जो उस वाले वाई के एलिमेंट से 4 क्या हो? लेस हो। ठीक है, तो जीरो का पेयर किसके साथ बनेगा? 4 के साथ बनेगा। ठीक है, और तो किसी के साथ नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट 2 का किसके साथ बनेगा? 6 के साथ, क्योंकि 2 जो है 6 से कितना लेस है? 4। ये वाला रिलेशन आपने डिफाइन कर रखा है। ठीक है ना, सेट एक्स से सेट वाई पर कि सेट एक्स का एलिमेंट जो होगा वो लेस होगा सेट वाई के एलिमेंट से कितना? 4। ठीक है, तो ये वाली जो एसोसिएशन है ना आपने किस फॉर्म में लिख दी? यहाँ पर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दी है। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दी है। तो जो जीरो होगा वो किस पे जा रहा है? 4 पे जा रहा है। यानी कि 4 तो क्या होगी? इमेज हो गई किसकी? जीरो की। 4 क्या होगी? 4 इज इमेज ऑफ जीरो अंडर द फंक्शन एफ। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं ना बेटे, सेकंड कंपोनेंट का जो सेट बनता है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में फंक्शन में, वो क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। और रेंज का जो हर एक एलिमेंट होगा वो क्या? इमेज है किसकी? डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की। 4 जैसे इमेज है किसकी? जीरो की। 6 इमेज है किसकी? 2 की। 7 इमेज है किसकी? 3 की। ऐसे ही जो पहले वाले कंपोनेंट है ना डोमेन के जो एलिमेंट है वो क्या है? प्री इमेज है किसकी? बाद वाले कंपोनेंट। जैसे जीरो जो है वो प्री इमेज है 4 की, 2 जो है वो प्री इमेज है किसकी? 6 की। इस तरीके से यानी कि जो रोस्टर फॉर्म होती है उसमें एलिमेंट की हम क्या बनाते हैं? लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, और फंक्शन जो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। और अगर आप लिस्ट बनाओगे तो क्या होएगा? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपकी? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट की लिस्ट ना बना करके हर एक एलिमेंट को किससे दिखाते हैं? एक जनरल एलिमेंट से दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स। स्मॉल एक्स वाई तो एलिमेंट्स हैं, स्मॉल एक्स एलिमेंट है सेट एक्स का, स्मॉल वाई एलिमेंट है सेट वाई का, कैपिटल वाई सेट है जो यहाँ पे। और यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में यहाँ पे क्या लगे हुए? 3 डॉट, मतलब ये ब्लैंक छूटा हुआ है। यहाँ पे ब्लैंक में यहाँ पे क्या आएगी? प्रॉपर्टी आएगी। प्रॉपर्टी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जो एक्स को क्या करेगी? वाई के साथ क्या करेगी? एसोसिएट करेगी। तो वेयर द ब्लैंक इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूल। ब्लैंक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एसोसिएट करेगा एक्स को किसके साथ? वाई के साथ। द फंक्शन गिवन अबव कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल था ना ये वाला इन दोनों सेट पे जो आपने फंक्शन डिफाइन किया था और जो रोस्टर फॉर्म का यहाँ पे आपने एग्जाम्पल दिया, अगर आप इसको किस में लिखना चाहते हो? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो एफ सेट में भी सारे ऑर्डर पेयर एक्स वाई आ जाएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू वाई एंड एक्स इज लेस देन वाई। एक्स इज लेस देन वाई कितना? 4 के लिए किया था ना वहाँ पे आपने। ठीक है, तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप फंक्शन को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका बाय फार्मूला। मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो फंक्शन होता है ना फार्मूले की सहायता से ही दिखाते हैं हम अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो इन दिस फॉर्म ए फार्मूला यानी कि एन एल्जेब्रिक इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू 5x - 1 वेयर x इज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप x को वैल्यू देते रहो, x इनपुट डालते रहो, y आपके पास आउटपुट आती रहेंगी। y को आप f ऑफ x भी कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या होता है? जो सेट ए होता है उसके एलिमेंट लिख लेते हैं, सेट बी के एलिमेंट लिख लेते हैं। सेट ए में 4 एलिमेंट थे ना, 0 2 3 4, ये सेट बी के एलिमेंट है। और यहाँ पे फंक्शन वही डिफाइन है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट जो 4 लेस है किससे? सेट बी के एलिमेंट से। तो यानी कि 0 किस पे एसोसिएट होगा? 4 पर। 2 किस पर एसोसिएट होगा? 6 पर। 3 किस पर एसोसिएट होगा? 7 पर। 4 किस पे एसोसिएट होगा? 8 पर। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे सेट ए ये है, सेट बी ये है, और एफ को यहाँ पे ये तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। और तो 0 किस पे जाएगा? 4 पे, 2 6 पे। इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट कर दें तो ये क्या, ये वाली फॉर्म क्या कहलाती है? आपकी एरो डायग्राम फॉर्म कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय ग्राफ। जो फंक्शन होता है उसको हम ग्राफ की सहायता से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कोई भी ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हमें कैसे पता लगेगा? तो ए ग्राफ विल रिप्रेजेंट ए फंक्शन इफ ईच वर्टिकल लाइन का मतलब जो कि पैरेलल हो इसके वाई एक्सिस के, मीट्स द ग्राफ इन एट मोस्ट 1 पॉइंट।
ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो वो जो ग्राफ होगा फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वो जो है फंक्शन का ग्राफ, और कोई ये वाली कंडीशन अगर होल्ड नहीं होती होगी तो जो ग्राफ होगा वो फंक्शन का ग्राफ आपका नहीं होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पे दो ग्राफ हैं, एक ग्राफ ये वाला है और एक ग्राफ ये वाला है। तो यहाँ पे आप देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल आप कोई भी लाइन ड्रॉ करके देखो, जैसे मैंने हल्की सी ये वाली लाइन ड्रॉ करके देखी, ये वाली लाइन यहाँ पे इस ग्राफ को एक पॉइंट पे काटेगी, और कोई लाइन ड्रा करके देखो वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काटेगी, एट मोस्ट वन पॉइंट पर। तो इस वजह से फंक्शन का ग्राफ है। तो क्या ये वाला ग्राफ फंक्शन का है? हाँ, ये वाला ग्राफ भी है, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे ना इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करते हुए, वो इस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट एट मोस्ट वन पॉइंट पे ही काटेगी। ठीक है। और जो ये वाले दोनों एग्जाम्पल है ना, ये फंक्शन ये वाले जो दोनों ग्राफ हैं ये फंक्शन के ग्राफ नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे ऐसे करके, तो ये वाला लाइन वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल इस ग्राफ को एक तो यहाँ पे कट कर रही है और एक यहाँ पे कट कर रही है। फिर इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो जैसे डोमेन वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस से, तो जैसे ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर फंक्शन की एक वैल्यू तो ये होगी। ठीक है। और इसी पॉइंट पे फंक्शन की एक वैल्यू ये होगी। यानी जब आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखोगे, अगर मान लो मैं इस पॉइंट को 2 कह दूँ, इसको 3 कह दूँ और इसको -3 कह दूँ, तो 2,3 एंड 2,-3, इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर जैसे यहाँ पे अब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखोगे ना, यहाँ पे 2 होगा, तो 2 यहाँ पे 3 पे भी जा रहा है, 2 यहाँ पे -3 पे भी जा रहा है, तो ये डेफिनेशन इनवैलिड होगी ना फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होता है, डोमेन का हर एक एलिमेंट जो होगा ना एग्जैक्टली वन एलिमेंट पे के साथ एसोसिएट होगा। तो ये 2 एक से ज़्यादा पे एसोसिएट होकर चला गया ना, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे यूज होगा आपका, अगर फंक्शन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दे रखा हो, अगर रिलेशन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दे रखा हो और आपको चेक करना कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो आपको क्या देखना, अगर दो ऑर्डर पेयर आपके पास ऐसे हों जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो बट सेकंड कंपोनेंट डिफरेंट हो, तो क्या नहीं होगा, फिर वो आपका पक्का है कि वो फंक्शन नहीं होगा। ऐसे ही सर्कल बना हुआ है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस के, तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, करेगी वो वर्टिकल लाइन, इस वजह से ये वाला ग्राफ भी किसका नहीं है, आपका फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद वही है, यहाँ पे जो बातें आपको बता चुका हूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट की भी चेक करना कि फंक्शन है या नहीं है। जैसे ये वाले दोनों ग्राफ है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पे तो ये वाला ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एटमोस्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है। अब क्या कुछ फंक्शंस हैं, देखो वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं बेटे, उनके ग्राफ भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो यूज़ होने ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, सम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उनके जो ग्राफ होते हैं ना कैसे ड्रॉ होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पे जो आर होगा ना, डेफिनेशन जितने वेरियस टाइप्स के जो फंक्शन होंगे, यहाँ पे जो आर यूज़ हो रहा होगा वो वाला आर किसके लिए होगा, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। जो आर होगा वो किसके लिए यूज़ होगा, रियल नंबर के लिए, सेट के लिए। आपको पता आर जो रिलेशन के लिए भी करते हो यूज़, और सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। डायरेक्ट में अगर आर होगा तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। तो किसी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, किसी फंक्शन ग्राफ में वे सारे ऑर्डर पेयर एक्स वाई आते हैं सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये जो है ना पूरे का पूरा सेट बनेगा पॉइंट्स का, ये पॉइंट का सेट जो बनेगा, इन पॉइंट के सेट को आप क्या कहते हो, उस फंक्शन का ग्राफ कहते हो। क्योंकि इन पॉइंट को जब आप ड्रॉ करोगे प्लेन पर तो वो फंक्शन का क्या आ जाएगा, आपके पास ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन किसकी, आपकी आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे रियल नंबर का सेट है, ठीक है, यहाँ पे भी ये भी रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर डिफाइन किया हुआ है। अगर एरो डायग्राम की हेल्प से देखना चाहिए तो यहाँ पे जो 1 होगा वो किस पे जाएगा, इधर 1 पर। यहाँ पे 3 किस पर जाएगा, 3 पर, एफ ऑपरेट होने के बाद। तो यहाँ पे देखो ना, ये वाला जो एक्स है ना, ये किस में से लिया, इसमें से, डोमेन का एलिमेंट है एक्स, और एफ ऑपरेट होने के बाद ये पूरा एफ ऑफ एक्स यानी किसके इक्वल, एक्स के। तो ये वाला एक्स किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का। ठीक है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जो डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में उसी के साथ एसोसिएट कर दे, तो ये इस टाइप की जो एसोसिएशन होती है ना, उस फंक्शन को खास नाम दे दिया गया। उस फंक्शन को क्या कह दिया गया, आइडेंटिटी फंक्शन कह दिया गया। आइडेंटिटी फंक्शन को ना कई बार हम एफ से ना दिखा करके ना एफ की जगह पे आई भी लिख लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या है, आई है। तो आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो ये ग्राफ है इसका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। वैसे तो ग्राफ प्रॉपर वे में कैसे बनेगा कि आप ऐसे टेबल बनाओगे। 10th क्लास में आपने टेबल बना के स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करने सीखे थे ना, एक्स को वाई। तो स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स को आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, वाई। तो वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये वाला ग्राफ किसका, आपका वाई इज इक्वल टू एक्स। जैसे यहाँ पे एक्स को 0 रखा इस इक्वेशन 1 में,
तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x को 1 रखोगे y 1 आ जाएगा, x को 2 रखोगे y 2 आ जाएगा। तो 0, 0, 1, 1, 2, 2, जैसे 1, 1 ये पॉइंट आ जाएगा, 0, 0 ये पॉइंट आ जाएगा, 2, 2 ये पॉइंट आ जाएगा, -1, -1 ये पॉइंट आ जाएगा। इनको आपस में मिलाओगे ना तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। लेकिन टेबल बना के ये तो सिंपल था आपका, बन गया फटाफट। लेकिन बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं कि टेबल बनाने की हेल्प से करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसेस है वो आपका बहुत। तो इस वजह से ना डायरेक्टली आपको बस ये ध्यान रखना कि आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ इस तरीके का होता है कि एक लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है, जो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? कोई भी फंक्शन जो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन होता है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी यहाँ पे क्या है? कोई भी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे रियल नंबर है का डोमेन है ये आपकी, और को डोमेन भी रियल नंबर का सेट है। जैसे यहाँ पे 5 ले लिया मैंने, कोई ना कोई रियल नंबर 5 होगा ना, तो यहाँ इसमें जितने भी रियल नंबर होंगे ना डोमेन में, वो सारे किस पे एसोसिएट होंगे? 5 पर। मतलब डोमेन ये एक्स किस में से लिया आपने? डोमेन में से। तो एफ ऑपरेट करोगे ना तो पर फिक्स एक वैल्यू पे जा रहे हो सारे के सारे। तो ये वाली जो डेफिनेशन होती है कांस्टेंट फंक्शन की होती है। तो अगर मान लिया जो कांस्टेंट आपका पॉजिटिव है तो वो क्या होगा? एक्स एक्सिस से ऊपर आएगा उसका आपका, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मैं सी की वैल्यू 2 ले लेता, सी की वैल्यू क्या ले लेता 2, तो ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर जाके तो एक और हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो एक्स एक्सिस से क्या होगी? पैरेलल। ऐसे ही अगर सी नेगेटिव है आपका तो एक्स एक्सिस से नीचे बनेगी पैरेलल लाइन, ठीक है। और सी अगर आपका 0 है तो यही एक्स एक्सिस ही आ जाएगा। इसको आप क्या कहोगे फिर? जीरो फंक्शन कहते हैं। जीरो फंक्शन क्या करता है? डोमेन के रेखा एलिमेंट को किस पे एसोसिएट करता है? 0 पर। नेक्स्ट है आपका पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस एंड सो ऑन प्लस an x एन, वेयर एन क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है यहाँ पे इस डेफिनेशन में आपका, इंक्लूडिंग 0। a0 a1 एंड an ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स हैं आपके, ठीक है। पर्टिकुलर एग्जांपल देखो तो जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो ये डिग्री 3 का पोलिनोमियल है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। ये डिग्री 2 है, तो ये एग्जांपल हो गए पर्टिकुलर। तो जैसे ग्राफ ड्रॉ करना चाहो आप एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पैराबोला होता है ना इसका ग्राफ, आपने 10th क्लास में स्टडी किया, अपवर्ड बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना आपका, ये किसका ग्राफ है? पोलिनोमियल का है, ऑफ डिग्री 2 एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है। कैसे बनाया है वे? रट्टा नहीं मारना, जैसे एक्चुअली में समझ करोगे तो ऐसे वही है। ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनानी होती है, एक्स को 0 रखा, वाई की वैल्यू निकालो यहाँ से, फिर उसकी सारे पॉइंटों को ड्रॉ करो, ज्वाइन करोगे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। इसका वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसका ग्राफ आपका क्यूबिक फंक्शन का वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये इधर से ऐसे चलेगा और इधर से ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका मॉडुलस फंक्शन। तो ये मॉडुलस फंक्शन क्या डेफिनेशन होती है? फंक्शन एफ फ्रॉम डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑफ दिस नोटेशन। तो ये वाला जो इस तरीके इसका लगा रखा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ एक्स इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का रियल नंबर का जो मॉडुलस होता है वही खुद ही वही एक्स, यहाँ पे क्या कोई भी रियल नंबर डोमेन में से लिया है तो एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स खुद एक्स के इक्वल आ जाएगा अगर एक्स क्या हुआ 0 या 0 से ग्रेटर। और अगर एक्स नेगेटिव होगा तो उसका आगे एक और नेगेटिव लगेगा ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो -9 है, -9 का मॉडुलस क्या आएगा? +9। +9 का मॉडुलस भी क्या आएगा? 9। 8 का मॉडुलस क्या आएगा? 8। क्यों? 8 पॉजिटिव वैल्यू है। मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस फंक्शन जिसके ऊपर भी ऑपरेट होगा ना उस वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा। जैसे -9 यहाँ पे क्या था? नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है ना यहाँ पे, तो ये -9 नेगेटिव, इसके आगे ओ एक और नेगेटिव लगेगा तभी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? ये पॉजिटिव बनेगा। तो वही बात यहाँ पे भी, अगर एक्स नेगेटिव है ना उसके आगे एक और नेगेटिव लगा के माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है इस शेप में बनता है, वाई इज इक्वल टू ये वी शेप में बनता है। आप टेबल बना के भी चेक करके देखना, वैल्यू कुछ गैस करके देखना, एक्स वाई की वैल्यू पुट करके और पॉइंट ड्रॉ करके मिला के देखना। तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये वाली तो वही लाइन नहीं होगी क्या? वाई इज इक्वल टू एक्स, इससे पहले जो आप डिस्कस कर चुके हैं वाई इज इक्वल टू एक्स, ये वाला पोर्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और ये वाली जो लाइन होती है देखो, ये वाली लाइन तो क्या, ये वाला ग्राफ तो किसका होता है आपका? वाई इज इक्वल टू एक्स का। और ये वाली लाइन जो होती है ओरिजिन से पास करती है किसकी होती है? वाई इज इक्वल टू -x का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिग्नम फंक्शन। ये फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ x बाई एक्स और x बाई मॉडुलस ऑफ x, ठीक है।
और अगर आप यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन अगर आप किससे देखना चाहो, एरो डायग्राम से। जैसे यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन है, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर को डोमेन है। जैसे यहाँ पे 2 होगा वो किस पे जाएगा, 2 पर, एफ जब ऑपरेट होगा। -2 किस पर जाएगा, 2 पर। -3 किस पर जाएगा, +3 पर। +3 भी किस पर जाएगा, +3 पर। इस तरीके से है। नेक्स्ट है आपका सिग्नम फंक्शन। ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ x बाई एक्स और दिस। मॉडुलस ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, ठीक है। अब मॉडुलस की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। तो मॉडुलस का साइन कैसे हटेगा, मॉडुलस ऑफ x खुद x के इक्वल आ जाएगा अगर x क्या होगा, पॉजिटिव। तो x बाई एक्स कट के क्या आ गया यहाँ पर, 1। और अगर मान लो x नेगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ x क्या आएगा, -x। माइनस माइनस कट जाए, x से x कट जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और x अगर 0 तो आपको पता है मॉडुलस ऑफ 0 क्या होता है, 0। x 0 तो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे क्या डिफाइन कर ली गई है, 0 डिफाइन कर ली गई है, ठीक है। यानी जो सिग्नम फंक्शन होता है उसकी वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी या 0 होगी। तो डोमेन में अगर आपका देखो यहाँ पर डोमेन में अगर पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो जितनी भी जो हाइट्स होंगी ना वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर क्या होंगी, +1 होंगी। और नेगेटिव अगर रियल वैल्यू होंगी डोमेन में तो -1 होंगी सारी हाइट, ठीक है। और अगर 0 होगा तो किस पर जाएगा, 0 पर। तो ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज f x इज इक्वल टू, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ना उसके अंदर ये x बंद कर दिया। तो ये वाला जो x है ये तो किस में से लिया, R में से। ये स्क्वायर ब्रैकेट पूरा ये किसका, ये फिर आपका R कोडोमेन का एलिमेंट, रेंज का भी एलिमेंट भी कह सकते हो आप। तो फंक्शन डिफाइन किया हुआ सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, ये वाली नोटेशन यूज़ कर रखी है, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये जो पूरी नोटेशन है ना, x को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर रखा है, इस पूरी नोटेशन को हम क्या, इसका मतलब क्या है, नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी ना वो नियरेस्ट इंटीजर आएगी, नियरेस्ट इंटीजर टू x एंड नॉट एक्सीडिंग x, यानी कि x से ज़्यादा नहीं जाएगी और x के जो क्लोज इंटीजर होगा वो वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे 2.1 है, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। अब 2.1 देखो किन दो इंटीजर के बीच में, 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच में है तो 2.1 जो है, मतलब मोटी सी बात है, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना तो पूरा 2.1 का निकालना ना, तो इस पूरे की वैल्यू की इंटीजर आएगी। और वो जो इंटीजर आएगी 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। और वो जो इंटीजर आएगा 2 और 3 के बीच में होगा, और ये जो अंदर वैल्यू ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2.1, इससे ऊपर नहीं जाएगी, नॉट एक्सीडिंग x, इससे आगे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। 2.7 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। 2 क्यों आई, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू एक इंटीजर आएगी जो 2 और 3 के बीच में हो और 2.7 से बड़ी ना हो, तो लेफ्ट साइड वाली आई ना, तो 2 आ गई। जैसे 2.9 की वैल्यू, 2.9 इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आएगी, एक इंटीजर आएगी। और 2.9 से बड़ा नहीं होना चाहिए वो इंटीजर, और 2.9 के क्लोज भी होना चाहिए। 2.9 से बड़ा, 2.9 है ना, 2.9 है ना, एक बात तो पक्का, 2 और 3 के बीच में आएगी, या तो 2 आएगी या 3 आएगी। और ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे, आप वो डेफिनेशन क्या कह रही है कि वो जो नियरेस्ट इंटीजर होगा ना x के, जो x के क्लोज जो इंटीजर होगा वो प्लस उसके साथ साथ वो x से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा। आप ये कह सकते हो जो भी वहाँ पे जो वैल्यू होगी ना उसकी लेफ्ट साइड वाला जो इंटीजर होगा ना वो आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, खुद यही आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट, ये इसका ग्राफ है। जैसे यहाँ पे 0 और 1 के बीच में आप कोई वैल्यू लोगे, 0, 0.1, 0.2, 0.3, इन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे ना रेख का, तो वो क्या आएगा आपका, 0 और 1 के बीच में लोगे तो क्या आएगी, हाइट 0 आएगी। और 1 और 2 के बीच में जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, इन अरे के ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे ना, तो ये जो डेफिनेशन आपको समझाइए वो हाइट क्या आएगी आपकी, 1 आएगी। जैसे 1 और 2 के बीच में हाइट 1 रहेगी, 2 और 3 के बीच में हाइट 2 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अगर आपके पास 2 फंक्शन है, एक f है और दूसरा g है। f फंक्शन डिफाइन किया हुआ है d1 सेट से सेट ऑफ रियल नंबर पर, g फंक्शन डिफाइन किया हुआ है d2 सेट से सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। और d क्या है, d1 और d2 का इंटरसेक्शन, मतलब d1 जो ये डोमेन यहाँ पर है f फंक्शन की और d2 जो डोमेन है g फंक्शन की, इन दोनों फंक्शन की जो कॉमन डोमेन होगी ना, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन जो डोमेन बनेगी उसको आपने क्या कह दिया, d। अब आप क्या करना चाहते हो, इन फंक्शंस को ऐड करना चाहते हो, सबट्रैक्ट करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है।
तो एडिशन ऑफ फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, डिवीजन ऑफ फंक्शन। तो एडिशन ऑफ जो फंक्शन होगी ना, तो दो फंक्शन की एडिशन एक फंक्शन ही आएगा। तो एफ और जी दो फंक्शन थे ना यहाँ पे, उनके एडिशन ये एक फंक्शन आएगा। तो एफ ऑफ प्लस जी एक फंक्शन है, डोमेन में से एलिमेंट क्या लिया यहाँ पे एक्स। तो एफ प्लस जी ऑपरेट किया किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। यहाँ पे ये ऐसे मत समझना आपको कि एफ प्लस जी और एक्स गुणा मल्टीप्लाई में और एक्स को अंदर ले, तो ये ऐसा है ना। इस बात का मतलब सिर्फ ये है कि एफ प्लस जी को आपने ऑपरेट किया एक्स के ऊपर, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स सेपरेट हो गए, इस तरीके से आएगा। ऐसी मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में भी सेपरेट हो जाएगा, डिफरेंस में भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये माइनस का साइन है यहाँ पे, माइनस में भी सेपरेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में भी। दो फंक्शन की मल्टीप्लाई फंक्शन मल्टीप्लाई आएगा। ऐसे डिवाइड में दो फंक्शन हो तो उनकी डोमेन क्या बनेगी, तो जो कॉमन डोमेन है ना उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर जिन जिन पॉइंट पे जीरो होता है वो माइनस हो जाएगा, डिवाइड में भी एक्स इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्या था आपका 11th क्लास का था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें 12th क्लास में जो अब यूज़ होगा ना आपका एक्सरसाइज 1.2 में, वो अब टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। जैसे उसमें सबसे पहले आपका क्या है, वन फंक्शन। वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या डेफिनेशन होती है इसकी, ए फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज सेट टू बी वन फंक्शन इफ x1, x2 बिलोंग्स टू x सच दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि आप x यहाँ पे क्या है, फंक्शन की डोमेन। आपने क्या किया, दो पॉइंट ले लिए डोमेन में से, और दोनों पॉइंट कैसे हैं, डिफरेंट है। और उनकी जो इमेज आई, x1 की इमेज क्या है, एफ ऑफ x1, x2 की इमेज क्या है, एफ ऑफ x2, ठीक है। तो डोमेन के डिफरेंट पॉइंट की इमेज डिफरेंट अगर आ जाए, ठीक है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, वन कहलाएगा, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास डोमेन के डिफरेंट पॉइंट हैं तो उनकी इमेज डिफरेंट अगर आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा, वन। ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेगा, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बनेगा, कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी, इसकी 11th क्लास में टॉपिक किया था ना आपने, स्टेटमेंट वाला चैप्टर किया था एक। तो इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज, अगर ये करे यानी कि डिफरेंट एलिमेंट हो, डिफरेंट इमेज आए तो फंक्शन वन होगा। इस स्टेटमेंट की कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगी, इमेज अगर सेम हो और एलिमेंट भी, इमेज आप सेम लेकर के चलो और एलिमेंट भी सेम आ जाएँ तो भी फंक्शन क्या होगा आपका, वन। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये वाली डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं कि दो एलिमेंट की इमेज सेम लगा के चलते हैं डोमेन में से और एलिमेंट इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज क्यू, तो इसी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी, P इम्प्लाइज क्यू, इसी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी, नोट क्यू इम्प्लाइज नोट P। तो जैसे यहाँ पे x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज दिस है ना, तो नोट हट जाएगा। देखो यहाँ पे P इम्प्लाइज क्यू था तो नोट क्यू इम्प्लाइज नोट P, और नोट लगा हुआ है तो वापस इसकी क्या बनेगी, P इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो जो ये वन फंक्शन की डेफिनेशन होती है, अगर आप इसको एरो डायग्राम से देखना चाहो कि भाई एरो, जैसे आपने एफ इज ए नॉट वन देन फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन। तो अगर फंक्शन वन नहीं है तो उस फंक्शन को हम क्या कह देंगे, मैनी वन फंक्शन कह देंगे। तो जैसे यहाँ पे एरो डायग्राम की हेल्प से आप देखना चाहो, एक्स सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, वाई सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। 1 की इमेज क्या है, ए अंडर द फंक्शन एफ, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी। तो आपने क्या देखा, डोमेन में कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लें आप, उनकी इमेज डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस वाले एग्जांपल में 1 की इमेज क्या है, ए है, 2 की इमेज क्या है, ए है। यानी कि डोमेन में से आपने दो डिफरेंट एलिमेंट लिए बट उनकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेशन तो क्या थी वन फंक्शन की, डिफरेंट पॉइंट हैं तो डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, डिफरेंट पॉइंट की इमेज सेम आ रही है, तो इस वजह से फंक्शन वन नहीं है। और जो फंक्शन वन नहीं होता वो फंक्शन क्या होगा आपका, मैनी वन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला एग्जांपल है 1 2 3 3 एलिमेंट, तीनों किस पे जा रहे हैं, ए पर, तो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, इस वजह से फंक्शन वन नहीं है। वन नहीं तो क्या होगा फिर आपका, वो मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। वन का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, सरजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन, अगर रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल हो जाए किसके, कोडोमेन ऑफ फंक्शन के। वाई क्या है यहाँ पे, फंक्शन की कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाए ना तो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। यानी कि या दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हो आप, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई
इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है ना, अंडर एफ, दैट इज फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जो यहाँ पे ऊपर बात कही थी ना उसका मीनिंग यही है। देन फंक्शन इज कॉल्ड इन टू, और अगर मान लो कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उस फंक्शन का क्या नाम होगा, इन टू। एग्जाम्पल देखो, ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है, तो सेट एक्स में देखो दो एलिमेंट है 1 2, और सेट वाई में ए बी दो एलिमेंट है, 1 किस पे जा रहा है ए पे, 2 किस पे जा रहा है बी पे। क्या ये 1 1 है? पहले तो ये देता हूँ, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, ये 1 1 है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू भी है। क्यों? पहली बात तो वाई कोडोमेन क्या है इसकी, दो एलिमेंट है कोडोमेन में। रेंज क्या है? रेंज किसे कहते हैं? कोडोमेन के उन एलिमेंट का सेट जो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो डोमेन में, तो सारे के सारे एसोसिएट है ना, तो रेंज क्या बनेगी, यही सेट आ जाएगी। कोडोमेन रेंज इक्वल होने से ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया, तो ये फंक्शन ऑन टू भी है 1 1 भी है। ये वाला फंक्शन देखना, क्या ये वाला फंक्शन आपका 1 1 है, डिफरेंट एलिमेंट है, इमेज सेम है, 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो क्या होगा फिर, मैनी 1 होगा, ठीक है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? इसकी कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है इस फंक्शन की? दो एलिमेंट है कोडोमेन में, ए कोमा बी। रेंज क्या है इसकी? रेंज देखो, कोडोमेन में कौन सा एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है, केवल एक का एलिमेंट हो रहा है, सिंगलटन है, तो क्या दोनों सेट इक्वल है? नहीं है, तो कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं आई, इस वजह से फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं तो फिर क्या होगा आपका, इन टू होगा। ये वाला फंक्शन देखना, कोडोमेन में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, डोमेन में 3 है, ए बी सी। 1 किस पे जा रहा है, ए पे, 2 किस पे जा रहा है, ए पे, 3 किस पे जा रहा है, बी पे। क्या ये 1 1 है? नहीं है। क्यों? ये दो डिफरेंट एलिमेंट है बट इमेज सेम जा रही है, 1 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं है, क्योंकि कोडोमेन तो क्या है, कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं है, इस वजह से ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोडोमेन में तो 3 एलिमेंट आएंगे ए बी सी, डोमेन में 2 एलिमेंट आएंगे ए और बी, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आई ना, इस वजह से ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसी प्रकार ये वाला फंक्शन आपका डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेज है, 1 1 है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं है, क्योंकि कोडोमेन क्या बनेगी, 4 एलिमेंट आएंगे कोडोमेन में, ए बी सी डी, और रेंज में 3 एलिमेंट आएंगे ए बी सी, ठीक है। तो ये 1 1 तो है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, बट ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इन टू होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर इनवर्टिबल फंक्शन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज सेड टू बी बाइजेक्टिव या फिर इनवर्टिबल फंक्शन इफ इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू। यानी किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव कब कहेंगे, जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो बेटे जो बेसिक था फंक्शन का मैंने अपनी तरफ से रिवाइज करवा दिया है, तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और घंटी वाला बटन दबा दें, तो जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।